हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखने वाले हैं इकोनॉमी के कुछ एमसीक्यू। ठीक है, तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है किन क्षेत्रों में। ठीक है, तो बताना है कि किन क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो आप मौसम से भी अनुमान लगा सकते हैं कि मौसम का परिवर्तन किस में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में, वो ये पहला वाला निजी है लिखा है दोस्तों, निजी, ये निजी है लिखा है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र में किस, या सार्वजनिक क्षेत्र में, या कृषि क्षेत्र में, या बैंकों में। तो आपको इसका राइट आंसर का जवाब देना है। ठीक है, तो इसमें होगा कौन सा, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, इसका इसका राइट आंसर क्या होगा, कृषि क्षेत्र में। तो दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्रों में मौजूद होती है क्योंकि इसमें मौसम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में छुपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है। बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कृषि से संबंधित है, या फिर ग्रामीण इलाके से संबंधित है, या फिर फैक्ट्री से संबंधित है, या फिर शहरी इलाके। शहरी लिखा है दोस्तों, ये भी गलत है। अभी ये शहरी लिखा हुआ है, शहरी इलाके से। तो आपको बताना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें सबसे राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसका सबसे राइट आंसर होगा वो कृषि क्षेत्र से, यानी छुपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अब एक एक पॉइंट और इसको नोट करिएगा कि छुपी हुई बेरोजगारी को और किस नाम से जानते हैं। तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। क्या दोस्तों, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अभी चलिए चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोत भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सबसे अच्छा है। महाजन, सहकारी साख समिति, व्यावसायिक बैंक, या सरकार। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा है। महाजन होगा, या सहकारी साख समितियाँ होंगी, या व्यावसायिक बैंक होंगे, सही, या सरकार होगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा व्यावसायिक बैंक। ठीक है, इसका सबसे अच्छा राइट आंसर कौन सा होगा, व्यावसायिक बैंक। वर्तमान में व्यावसायिक बैंक भारतीय कृषकों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्रोत है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में लगभग 54% ऋण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो आप जो भी हम इन थोड़े थोड़े पॉइंट बताएं उनको आप नोट करते जाइएगा। जैसे वर्तमान में 54% ऋण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्यतः विशेषता होती है, यानी कि मुख्य विशेषता कौन सी होती है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है उसकी मुख्य विशेषता बताना है, चारों में से कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। दूसरा है, निजी क्षेत्र में बाजार तंत्र का प्रयोग। तीसरा है, आर्थिक योजना का प्रयोग। और चौथा है, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, तो इसका सबसे राइट आंसर देखिए, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। और जो 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 सामाजिक समाजवादी जो समाजवादी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, सरकार का बस होता है सही अस्तित्व, सरकार का ओनली, किसका होता है, सरकार का होता है। ठीक है, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, आप नोट कर लीजिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो उसमें किसका होता है, निजी क्षेत्र का, ओनली निजी क्षेत्र का होता है। ठीक है, तो आप इन फैक्टों को नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता
भारतीय कृषि से संबंधित है। तो कौन सी विशेषता भारतीय कृषि से संबंधित है? आपको इसका राइट आंसर का बताना है कौन सा है। यानी छुपी हुई बेरोजगारी, उच्च उत्पादकता, बड़े किसानों की अधिकता, मानसून की अनिश्चितता। तो आप इसमें डाउट खा रहे होंगे कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर कौन सा है? एक तो पहला है और एक चौथा है। क्योंकि इसमें देखिए भारतीय जो कृषि है इसमें छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है और ये मौसम से भी परिवर्तित होती है। क्योंकि इसमें मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है भारतीय कृषि में। ठीक है, तो इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो भारत में आपको बताना है कि सबसे जो महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, लघु मतलब छोटा है, जो छोटा उद्योग है कौन सा है? वस्त्र उद्योग है, या कागज उद्योग है, या हथकरघा है, या जूट उद्योग है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें कौन सा है। तो दोस्तों इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा हथकरघा उद्योग। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हथकरघा उद्योग। वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग बड़े उद्योग हैं। वस्त्र ये है और ये जूट उद्योग है, ये दोनों हैं कैसे? ये दोनों बड़े उद्योग हैं। ठीक है, ये दोनों बड़े उद्योग हैं, जबकि हथकरघा उद्योग लघु उद्योग से। ये पहली पंचवर्षीय योजना में 3 अलग अलग बोर्ड की स्थापना भी की गई थी दोस्तों। ठीक है, 3 अलग अलग बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिनका नाम था, आप नोट भी कर सकते हैं, जिनका नाम, पहले का नाम था अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1952 में। कब हुई थी? तो 1952 में। और दूसरा है अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1952 में, नवंबर 1952 में। और जो तीसरा है तो वो है अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1953 में, फरवरी 1953 में। तो दोनों, पहले और दूसरे की 1952 में हुई थी और तीसरी की जो है तो 1953 में हुई थी। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय योजना किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि अंत्योदय योजना है जो वो किससे संबंधित है। ठीक है, पहला है समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्थान से, दूसरा है स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन से, तीसरा है गांव के पेयजल आपूर्ति से, चौथा है विकलांगों के विकास से। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्थान से। जो अंत्योदय योजना है ये समाज के कमज़ोर वर्ग के उत्थान से संबंधित है। अंत्योदय योजना अन्न योजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर सन 2000 को अपने 76वें जन्म दिवस के अवसर पर इन्होंने किया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति नाम किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो हरित क्रांति है ये किससे संबंधित है। कृषि उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, चारा उत्पादन से, या औद्योगिक उत्पादन से। तो आप इसका जवाब तो जान ही गए होंगे कि कौन सा होगा। तो ये है कौन सा? कृषि उत्पादन से। ठीक है, ये जो हरित क्रांति है ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का श्रेय अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में, तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। जो भारत में है तो हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। और जो विश्व लेवल में है तो वो जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है। यानी कि किस देश से ये योजना ली गई थी, जिससे भारत में जो योजना बनाई गई थी 12, तो वो किस देश से प्रेरित होकर ये योजनाएं बनाई गई थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, अमेरिकी योजना, चीनी योजना, सोवियत योजना और या ब्रिटिश योजना। तो इसमें इसका राइट आंसर बताना है आपको कौन सा होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो है तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत योजना।
यानी इस देश के सोवियत संघ से प्रेरित होकर ही भारत में योजनाएं बनाई गई थी। तो सोवियत योजना प्रणाली पर आधारित योजना योजना भारत की योजना आधारित है। स्टालिन ने 1920 में पंचवर्षीय योजना को सर्वप्रथम सोवियत संघ में लागू किया था। तो आपको इस पॉइंट को भी नोट करना होगा कि स्टालिन ने जो है तो 1920 में पंचवर्षीय योजना को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया था? सोवियत संघ में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय किस प्रकार की वस्तु है? तो आपको बताना है कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ये किस प्रकार की वस्तु में आता है, यानी मुक्त वस्तु में आता है, या टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु में आता है, योग्यता वस्तु में आता है, या सामूहिक वस्तु में आता है। तो जो दोस्तों जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो योग्यता वस्तु में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, योग्यता वस्तु। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि सरकारिया आयोग जो है उसका संबंध किससे है। पहला है केंद्र राज्य से, या अंतर राज्य से, या LIC के विघटन से, या कृषि कर से। तो इसका सबसे राइट आंसर जो है तो वो हो जाएगा केंद्र राज्य से। ठीक है, जो सरकारिया आयोग है इसका संबंध है केंद्र राज्य से। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। ठीक है, RS सेन तथा V शिवरामन इनके अन्य 2 सदस्य भी थे। ठीक है, तो आयोग दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो 10वां क्वेश्चन है, तो ये है किस राज्य में सूखाग्रस्त इलाका सर्वाधिक है? ठीक है, तो सर्वाधिक किस राज्य में सूखाग्रस्त इलाका सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, या राजस्थान। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, यदि भारत का मैप आपने अच्छे समझा है तो आप ही बता ही देंगे कि जो है तो सबसे अधिक जो मरुस्थल है तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो सूखा, जाहिर सी बात है कि सूखा वहीं पे होगा, राजस्थान में ही। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो है खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण है तो अनाज की कम आपूर्ति, दूसरा है पोषक भोजन की कमी, तीसरा है अनाज की अधिक कीमत, तीसरा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनाज की अधिक कीमत। ठीक है, अनाज की अधिक कीमत, ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उरुग्वे दौर निम्न क्षेत्र को शामिल करता है। यानी जो उरुग्वे दौर था ये, पहली बात तो ये 8वां दौर था, 8वां था। तो ये किन क्षेत्रों को शामिल करता है? ट्रिप्स को, गेट को, या इनमें से सभी को? किन को शामिल करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये ट्रिप्स को भी शामिल करता है और ये ट्रिम्स को भी शामिल करता है। जो देखिए जो उरुग्वे चक्र की जो बैठक हुई थी ये हुई थी सितंबर 1986 में। ठीक है, ये उरुग्वे में हुई थी। अब इस मसौदे की बात करें तो इस मसौदे को 15 दिसंबर 1993 को गाट के मुख्यालय यानी जिनेवा में 117 देशों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, अब देखिए अगर ट्रिप्स की बात करें तो इसका जो है तो फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, अगर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स की फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, यानी हिंदी में बात करें तो व्यापार संबंधी निवेश। और ये गेट्स की बात करें, अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ये इंग्लिश में होता है GATS। इसका फुल फॉर्म बात करें तो जनरल एग्रीमेंट
जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टेक्सटाइल्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और देखिए जो इसका इसका एक चौथा भी था, जो चौथा था इसका, तो ये वो कौन सा था, इसमें 4 क्षेत्र शामिल होते हैं। ठीक है। जो जो चौथा था तो वो कौन सा था, कृषि। चौथा था वो कृषि था। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर। ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन में बताना है, कुछ अर्थशास्त्री दिए हैं, कुछ अर्थशास्त्री यहाँ पे और उनके देश भी हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्थशास्त्री और यहाँ पे देश हैं, तो उनको बताना है कि कौन से अर्थशास्त्री किस देश से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखिए जो केन्स महोदय हैं, केन्स महोदय, ये जो केन्स हैं ये किससे संबंधित हैं, ब्रिटिश से। ठीक है, और देखिए जो गुस्ताव कैसल हैं, गुस्ताव कैसल किससे संबंधित हैं, तो गुस्ताव कैसल संबंधित हैं स्वीडिश से। ठीक है, और जो लियोनटिफ हैं, तो लियोनटिफ महोदय किससे संबंधित हैं, रूसी से। ठीक है, और जो आर्थर लेविस हैं, तो जैसी बात है कि यही बच्चा है, तो ये वेस्ट इंडियन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कोई उसमें पेपरों में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है। मणिपुर का आपको बताना है कि मणिपुर का जो सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है वो कौन सा है। हथकरघा उद्योग, रेशम उद्योग, चमड़ा उद्योग, बेंत तथा बांस उद्योग। तो इनमें से कौन सा मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है, आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है तो वो हो जाएगा बेंत तथा बांस उद्योग। ठीक है, जो मणिपुर में बांस तथा बेंत उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त देखिए रेशम उद्योग का भी पर्याप्त विकास हुआ है मणिपुर में, तो आपको वो भी नोट कर लेना है कि रेशम उद्योग का भी पर्याप्त उसमें विकास है मणिपुर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।